आप सबों को मेरा जोहार। मैं कविता आज आप लोगों के लिए मॉडल सेट 10 लेके आई हूँ। इस मॉडल सेट्स में भी पूरा टोटल 30 क्वेश्चंस हैं और मैं उन सभी 30 क्वेश्चंस के आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन आप लोगों को वन बाय वन देते चलूँगी। अभी अगर आप लोगों ने एक भी मॉडल सेट नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप जितने भी मॉडल सेट्स मैंने प्रोवाइड किया है आप उसे वन बाय वन देख लीजिए और आप उसको टर्म भी बढ़ा सकते हैं, स्पीड कर सकते हैं, लेकिन आप उसे ज़रूर देखिए क्योंकि आपके जो कल की जो एग्ज़ाम है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ही कारगर सिद्ध होंगे। तो बिना देर किए चलिए हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन को देखें और उसको सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है कि वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है 1949, 1955, 1956, 1965। आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑप्शन घुमाता है। क्वेश्चन है व्हेन वाज द वार्सा पैक्ट साइन। तो आप कुछ से एक ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो आप सीधे आंसर आप क्वेश्चन बस पढ़िए और आंसर आपके दिमाग में आएगा तो आप आंसर को चूज कर लीजिए, और नहीं तो कई बार ऑप्शन को देखते हुए और उसको छांटते हुए मेन आंसर पे आइए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर 14 मई 1955 यानी 14 मई 1955 को हुआ था। यह सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के 7 अन्य देशों के बीच एक सामूहिक रक्षा संधि थी जिसका उद्देश्य नाटो के विस्तार का मुकाबला करना था। और यह जो संधि है उसमें शामिल देशों में सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया शामिल थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? विच कंट्री एमर्ज्ड एज ए सुपर पावर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं एक ध्रुवीय विश्व। यह व्यवस्था इसने स्थापना की और अमेरिका की आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक शक्ति का कोई भी देश सामना नहीं कर सकता था, ऐसी उसकी उस समय की स्थिति थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थर्ड वन क्वेश्चन है निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आसियान है क्या। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कई बार इसका फुल फॉर्म भी आता है, तो फिर से सुन लीजिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। इसके सदस्य राष्ट्र कौन कौन है? तो यहाँ 4 ऑप्शन और ये कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले आप देख लीजिए इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं, सदस्य देश हैं, वो टोटल 10 हैं और वो 10 को आप याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के आता है। कभी ये 4 ऑप्शन देंगे, कभी कोई दूसरा ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और श्रीलंका। तो हमारा जो 10 राष्ट्र हैं जो आसियान के सदस्य देश हैं उसमें आते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो डी ऑप्शन जो है श्रीलंका, ये आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द सार्क फॉर्म्ड? तो सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको बोलते हैं, SAARC। तो इसका गठन जो था वो 8 दिसंबर 1985 यानी 8 दिसंबर 1985 को हुआ था और इसकी स्थापना दक्षिण एशिया के 8 देशों जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान द्वारा की गई थी। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे कि अभी यहाँ आपने देखा कि एक क्वेश्चन था कि आसियान के सदस्य राष्ट्र कौन से, इनमें से कौन। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सार्क के सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो ध्यान में रखिएगा बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये जो 8 देश हैं ये सार्क के मतलब सार्क के संगठित देश हैं और इनकी जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 यानी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए वो राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो ये जो संगठन था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय था वो लंदन में यानी इंग्लैंड में था। और इसका जो मेन एम या उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ये था कि मानव के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों और व्यक्तियों के खिलाफ जागरूकता फैलाना, उन पे कार्रवाई करना। और यह संगठन विभिन्न अभियानों के माध्यम से जैसे कि पत्र लेखन, जन जागरूकता और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की रिपोर्टिंग, उसके बाद उसकी सुरक्षा के लिए काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वह जवाहरलाल नेहरू की सरकार में उप प्रधानमंत्री बनकर के थे और उनका कार्यकाल जो था वो 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक का रहा था। और यह जो थे एक महान नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही साथ जितने भी उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनके द्वारा निभाई गई थी। साथ ही साथ जितने भी राजा रजवाड़े थे उनका विलय कराया गया था। तो इनका बहुत बड़ा श्रेय है हमारी स्वतंत्रता में। तो इन आंसर जो होगा वो होगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? विच लाइन डेमार्केट्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? तो रेड क्लिफ लाइन या रेखा भारत और बांग्लादेश यानी उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था के बीच सीमा निर्धारित करती है। और यह जो रेखा थी यानी रेड क्लिफ लाइन जो थी यह 1947 में भारत के विभाजन के समय शायरिल रेडक्लिफ द्वारा तैयार की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? विथ विच नेबरिंग कंट्री इंडिया हैड फाउट अ वार इन 1962? तो भारत ने 1962 में यानी 1962 में चीन के साथ युद्ध लड़ा था और यह युद्ध जो था वह अक्टूबर के 1962 में शुरू हुआ था और नवंबर 1962 यानी अक्टूबर से लेकर नवंबर एक मंथ का था और 1962 में ही समाप्त हुआ था। और इस युद्ध में भारत को चीन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, चीन या चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज पास ड्यूरिंग इमरजेंसी इन इंडिया? तो आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था और यह संशोधन 1976 में पारित किया गया था। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 1976 में कौन सा संविधान हुआ था? तो आपको याद रखना होगा कि 42वां संशोधन जो यानी 42nd अमेंडमेंट जो है वो 1976 में हुआ था। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि 42nd अमेंडमेंट को लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें संविधान को स्थायी रूप से संशोधित किया गया था और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाया गया था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आते हैं कि लघु संविधान से किसे जाना जाता है? तो लघु संविधान से 42वां संशोधन को जाना जाता है जो 1976 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मेधा पाटेकर निम्नांकित में से किस आंदोलन से संबंधित हैं? मेधा पाटेकर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? तो मेधा पाटेकर जो हैं वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं यानी नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो ऑप्शन डी है इनसे संबंधित है। और यह जो आंदोलन था वो 1985 में शुरू हुआ था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि नर्मदा नदी पर बांधों के निर्माण का विरोध करना। और मेधा पाटेकर इस आंदोलन की प्रमुख नेता हैं और उन्होंने भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे।
तो इनका जो आंसर होगा वो होगा डी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? व्हेन वाज द फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 यानी 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो था वो कहाँ हुआ था, तो वो यूगोस्लाविया में हुआ था। कई बार यूगोस्लाविया नहीं दे के बेलग्रेड दे देगा, कई बार बेलग्रेड नहीं देकर के यूगोस्लाविया दे देगा, कई बार पूछेगा कि कब हुआ था, तो 1961 में। तो इस तरीके से इससे भी निर्मित 3 प्रश्न हो जाते हैं। और यह सम्मेलन जो था वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक भी था, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान दोनों प्रमुख शक्ति ब्लॉकों से अलग रहना था। और इस सम्मेलन में दुनिया के 25 देशों ने भाग लिया था और इसकी जो अध्यक्षता थी तो वो यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो ने की थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो किनके द्वारा हुई थी, तो टिटो के द्वारा हुई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रसिया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन? तो सोवियत संघ के जो विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति जो थे वो बोरिस येल्तसिन थे। तो इसका आंसर होगा बी, येल्तसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 यानी बी ऑप्शन में हुई थी। यह संगठन मुख्य रूप से यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और फिर 1961 में इसका नाम बदल कर इसका नाम रख दिया गया था आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD, यानी आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन। ई से आपका हो गया OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज क्लेम्स टू रिप्रेजेंट न्यू पॉलिटिक्स इन इंडिया? तो आप देखिएगा कि बीजेपी, बीएसपी, एएपी और अपना दल, ये 4 ऑप्शन दिए। तो अभी आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है और आप खुद को ये अपने आप को पारंपरिक राजनीति से अलग बताते हैं। बोलते हैं कि हम लोग पूरा ट्रांसपेरेंट हैं, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, मुक्त शासन है, फिर नए लोगों के लिए नीति तैयार करती है। तो इस तरीके का यह चोंचला दिया है। तो आम आदमी पार्टी इसका आंसर होगा। और इसका जो गठन था वो 2012 में हुआ था। ये भी प्रश्न कई बार आ चुके हैं और यह खुद को नई तरह की राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। लेकिन अब तो इसका भी गिराव हो गया, लेकिन फिर भी आप पार्टी को ही ये नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा देती है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती है यानी चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग इज, तो क्या है? तो आप लोग बार बार ये चीज़ जान रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण की जो मेन चुनौती थी वो थी भाषा, लैंग्वेज। भारत एक बहुभाषी देश है, इसमें आप देखें नहीं, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और इस बहुभाषिकता के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है क्योंकि यह एकता और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौतों तथा संगठनों का निर्माण किया? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका फॉर्म्ड विच मिलिट्री एलियंस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिया है, नाटो, सीटो, सेंटो और उपयुक्त सभी। तो पहले हम जान जाएं हर एक के बारे में। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यानी यूएसए जो है वो साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए नाटो, सीटो और सेंटो, ये तीनों सैनिक समझौता संगठनों का निर्माण किया।
और अपना अपना ये जो तीनों हैं वो अपने अपने क्षेत्र में एक अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव रखता है, उसका एक अपना एम होता है, इसका अपना एक बनाने का एक अलग तरीका होता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं समय लूँगी क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, नाटो इसका फुल फॉर्म बताइए, सीटो इसका फुल फॉर्म बताइए, सेंटो इसका फुल फॉर्म बताइए, एक जगह लिख देगा फुल फॉर्म ऑफ 1 2 3, इस तरीके से दे देता ऑप्शन। तो वन बाय वन इसको भी हम लोग देख लें। अच्छा, इसका क्यों निर्माण हुआ, ये कब स्थापित हुआ, इसका क्या उद्देश्य था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर इसका मुख्यालय कहाँ था, ये सब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आप देखिए नाटो, नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको क्या बोलते हैं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो यह संगठन जो था वो 1949 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य जो था यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। नाटो में अभी वर्तमान में देखा जाए तो 30 से अधिक सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटो, SEATO, यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। यह संगठन 1954 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। लेकिन यह संगठन 1977 में ही क्या हो गया था, भंग हो गया था। लेकिन भंग हो गया, लेकिन उस समय वो अमेरिका का सदस्य मतलब संगठन में था, तो इसको भी अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटो, CENTO, यानी केंद्रीय संधि संगठन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CEN से सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन 1959 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य मध्य पूर्व में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। और यह भी संगठन जो था वो 1979 में आकर के भंग हो गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ABC ये तीनों ऑप्शन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए एक समझौता या एक संगठन का निर्माण किया था। तो आंसर डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे, हाउ मेनी फेडरल रिपब्लिक्स वेयर इन सोवियत यूनियन। तो सोवियत संघ में 15 संघीय गणराज्य थे। ये गणराज्य विभिन्न जाति और भाषाई समुदाय के आधार पर बनाए गए थे और इसके विघटन के बाद स्वतंत्र देशों में परिवर्तन हुआ और ये 15 गणराज्य अलग अलग रूप में बट गए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 15, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 की किस पूर्व सोवियत देश की यात्रा की थी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी विजिटेड विच ऑफ द प्री सोवियत कंट्री ऑन 2 जून 2015। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तजाकिस्तान, डी ऑप्शन। देखिए उस समय भारत के जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे वो 2 जून 2015 को के पहले ही मध्य एशियाई देशों की यात्रा की थी और इस यात्रा में वो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल था। तो ये 3 राज्य है जो इसमें ऑप्शन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ बेलारूस, रूस और यूक्रेन है। तो ऑप्शन डी जो है तजाकिस्तान, यहाँ पे उन्होंने यात्रा की थी और ये देश जो था वो पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था और राष्ट्रपति मुखर्जी ने यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए यह किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, तजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। हु लेड द नवनिर्माण मूवमेंट लॉन्च ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व जो था वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था और उन्होंने 1974 में इस नवनिर्माण का नारा भी दिया था और आपातकाल के दौरान विरोध भी किया था। यह आंदोलन जो था वो गुजरात में शुरू हुआ था और जहां लोगों ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो इनका भी बहुत ज़्यादा ये मतलब हमारे देश के निर्माण के लिए इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है, इनका भी बहुत नाम है जयप्रकाश नारायण जी का और इससे रिलेटेड आपका ऐसे टाइप क्वेश्चंस में भी आएंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्फा एक आतंकवादी संगठन है।
है, दैट मीन्स वो कहाँ का है। उल्फा इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत और रूस। तो देखिए उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम नाम ही में लिखा हुआ है, तो ये साफ दिख रहा असम लिखा हुआ है, यानी ये एक आतंकवादी और उग्रवादी संगठन था, तो ये ऑब्वियसली असम में ही सक्रिय था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सशस्त्र संघर्ष के जरिए असम को एक स्वतंत्र राष्ट्र को बनाने के लिए था। और उल्फा को भारत सरकार ने 1990 में प्रतिबंधित कर दिया था और इसे एक आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा असम। लेकिन यहाँ मेरे पास असम नहीं है, तो हम जानते ही हैं कि हम असम जो है वो भारत में है, तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, भारत का या इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वाज इंदिरा गांधी एसेसिनेटेड? तो इंदिरा गांधी की जो हत्या थी वो 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। अभी आप देखेंगे तो एक ज्योग्राफी का जो एग्जाम सोशियोलॉजी का एग्जाम था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था कि इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई यहाँ पे है, तो इंदिरा गांधी की हत्या जो थी वो 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। और इनकी हत्या जो थी वो 2 सिख अंगरक्षक यानी उनके ही बॉडीगार्ड के द्वारा हुआ था। एक का नाम था सतवंत सिंह और दूसरा का नाम था बेअंत सिंह। इन दोनों की वजह से हुआ था। और यह हत्या जो हुआ था यह ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद की घटना के कारण हुआ था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, जिसमें सिख समुदाय के कुछ सदस्यों ने भारत सरकार के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था। तो इसमें तो डेट नहीं दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं ईस्वी दिया हुआ है, तो इसका जो बी आंसर होगा यानी बी ऑप्शन जो होगा 1984, तो इसी को हम लोग लिखेंगे 1984 और तारीख है 31 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1988 यानी 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? हु इज गिवन द क्रेडिट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनता दल इन 1988? तो देखिए जनता दल की स्थापना जो थी वो 1988 में हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय जो है वो वीपी सिंह को जाता है। तो वीपी सिंह इसका आंसर होगा, इसीलिए इसका सी ऑप्शन है, वीपी सिंह यहाँ जाएंगे, वीरेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था? विच प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ लुक ईस्ट इन 1991? तो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में पूर्व की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी देश हैं उनका राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा तीनों में सहयोग की भावना का विकसित होना। तो देखिए मैंने कहा पीवी नरसिम्हा राव और यहाँ पे पीवी है ही नहीं कहीं ऑप्शन, तो आप पूरा ऑप्शन को ठीक से पढ़िए भी। यहाँ पे लिखा हुआ है बी नरसिम्हा राव, तो पीवी नरसिम्हा मैंने अभी कहा, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ख होगा यानी बी होगा, नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज तेलुगु देशम पार्टी एक्टिव? तो तेलुगु देशम पार्टी जो है वो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में सक्रिय है और यह पार्टी आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है और इसकी स्थापना जो है वो 1982 यानी 1982 में एनटी रामाराव ने की थी। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, कब की गई है? तो ध्यान रखेंगे 1982 में तेलुगु देशम पार्टी के सक्रिय में आया था और इसकी जो स्थापना है वो रामाराव ने किया था, एनटी रामाराव ने। और बाद में चंद्रबाबू नायडू ने इस पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले गया। तो अगर एनटी रामाराव नहीं ऑप्शन में रहेगा तो चंद्रबाबू नायडू का भी नाम अगर होगा तो उसे आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? फॉर हाउ मेनी ईयर्स आर द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्टेड? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ये सदस्य संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं और उनका कार्यकाल जनवरी से शुरू होता है। गैर स्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है जो दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों से चुने जाते हैं।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 2 वर्ष 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? यूएसए व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक्टेड? तो ध्यान देंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 11 सितंबर 2001 को किया गया था और यह हमला जो था वो आतंकवादी संगठन अलकायदा द्वारा किया गया था, जिसके नेता ओसामा बिन लादेन थे। और इस हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर ध्वस्त किए गए थे और हजारों लोग मारे गए थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 11 सितंबर 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ? तो व्हेन वाज नेहरूज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट फर्स्ट टेस्टेड? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण जो था वो 1950 में कोरिया की लड़ाई में हुआ था। इस युद्ध में भारत ने पश्चिमी देशों का समर्थन करते हुए उत्तर कोरिया को आक्रामक घोषित कर दिया था और बाद में नेहरू ने अपनी नीति में बदलाव किया और गुटनिरपेक्षता को अपनाया, जिसका उद्देश्य किसी भी गुट में शामिल नहीं होना था। तो इसका जो आंसर होगा वो 1950 में कोरिया की लड़ाई होगा, इन द कोरियन वॉर इन 1950 आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है? हुज नेम इज एसोसिएटेड विथ संपूर्ण क्रांति? तो ये बार बार आता है क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का नाम जो है वो जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़ा हुआ है और उन्होंने 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ना था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, देसी रियासत के शासकों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो देसी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला जो प्रिवी पर्स है वो 1971 में समाप्त कर दिया गया था और यह निर्णय भारतीय संविधान की 26वें संशोधन के माध्यम से लिया गया था और इस संशोधन ने राजाओं और रियासतों के शासकों को मिलने वाले विशेषाधिकारों और भुगतानों को समाप्त कर दिया था और इसके जो मेन जो लीडर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय मैंने आपको बताया भी था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 1971, 1971। इस तरीके से देखते हैं कि हम लोगों ने अभी ये मॉडल सेट 10 को तैयार किया जिसमें कुल 30 क्वेश्चंस थे, उसको 1 बाय 1 हम लोगों ने किया है और एक्सप्लेनेशन भी किया है। तो आप लोगों से आग्रह होगा कि जो अभी तक पुराने वीडियो को नहीं देखें उसे 1 बाय 1 जरूर देख लीजिए, हर क्वेश्चन को पढ़िए, उसके आंसर को तैयार कीजिए और बहुत अच्छे से कल के एग्जाम को क्लियर करके आइए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।